तो सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड अरे 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 पढ़ लो पढ़ लो। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं? थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, चैप्टर नंबर 7। और अभी वैसे तो आज आप लोगों को क्या करना चाहिए था? कोरिलेशन रिग्रेशन के डाउट्स लेने चाहिए थे। ले लूं? सबका हो गया? बता दो भाई, अगर सबका हो गया तब तो मैं लूं। नेक्स्ट क्लास में ले लीजिएगा। कर रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चों को डाउट है, कुछ को नहीं है, तो एक काम करते हैं, जिनको डाउट है उनके ले लेता हूँ, ठीक है ना? एक मिनट होल्ड करिएगा। हाँ जी, शुरू करें क्लास। चलिए, तो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के डाउट्स ले लेते हैं पहले, जिनको भी हैं पूछो भाई। हाँ जी, पूछिए। सर पूछ तो लो, वो तो मैं कर दूंगा। बताओ, क्वेश्चन नंबर बताओ। 38, 40, 55, 56 और निशा 62,
63, 67, 68, 71 और पूछ ले तुम भी कुछ। कितना? 88, 18, 80, अच्छा 80 और इतना ही है 81। क्या कह रहे हो भावना? और बताइए। 121, 124, 125, 115 भी। अच्छा 81 to 85। चलो इतना कर लेते हैं, फिर मैं बाकी और पूछ लेना मुझसे। तो सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। In case the correlation coefficient between two variables is 1, the relationship between two variables would be। ये बोल रहा है कि अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट दो वेरिएबल्स के बीच 1 है तो रिलेशनशिप क्या होगा बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो y प्लस ए प्लस एक्स, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वेयर बी इज ग्रेटर देन 0, y is equal to a plus bx where b is smaller than 0, and y is equal to a plus bx where both a and b being positive। बताओ जी क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ओहो, कोरिलेशन चैप्टर के अंदर चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल होता है यार। कोरिलेशन कोएफिशिएंट दो वेरिएबल्स के बीच जो है वो 1 है। तो y इज इक्वल टू ए प्लस एक्स, तो कुछ बोल ही नहीं रहा भाई करने को। y इज इक्वल टू ए प्लस एक्स क्या बोल रहे हैं कि x में कोई एक नंबर ऐड कर दो आपके पास y आ जाएगा। फिर b क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वेयर b इज ग्रेटर देन 0, जो b है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, b जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए, यानी नेगेटिव नंबर होना चाहिए। और d इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वेयर बोथ a एंड b बीइंग पॉजिटिव, यानी a और b दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। क्या लगता है आपको कोरिलेशन चैप्टर में क्या पढ़ा था हम लोगों ने इस चीज़ से रिलेटेड, बताइए। देखो भाई, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। यहाँ पर तो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल की बात होती है। क्या अभी जो हमारा क्वेश्चन है उसमें चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। बात समझ आ रही है आप लोग को? ये कई बार बच्चों को लगता है कि वो क्वेश्चन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का है, बट वो क्वेश्चन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल होता तो एक्स और वाई दो वेरिएबल्स तो होने ही चाहिए कोरिलेशन चैप्टर के अंदर। तो जो दो नए वेरिएबल्स आते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल की वजह से वो यू और वी होते हैं, बट उस क्वेश्चन में यू और वी का कोई जिक्र ही नहीं है। आई बात समझ आप लोगों को? आई बात समझ? यू और वी का तो कोई जिक्र ही नहीं है उस क्वेश्चन में, सिर्फ एक्स और वाई के बीच रिलेशनशिप दिया हुआ है। एक्स और वाई अगर दो वेरिएबल्स हैं तो इनके बीच को रिलेशन जो होता है हम लोगों को पता है
कि अलग अलग तरीक़ों से निकाला जा सकता है। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन, अलग अलग तरीके होते हैं, बट अभी हम दिमाग में रखते हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है ना। तो अगर हमें निकालना है लेट्स से आर, तो उसका एक फॉर्मूला क्या था, कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो हम आर निकाल रहे हैं ये क्या है, 1 है। एक्स और वाई दो वेरिएबल्स के बीच में, जो एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, इनका जो आर है वो 1 है। तो बताओ एक्स और वाई के बीच क्या रिलेशनशिप होगा। आ रही है बात समझ, एक्स और वाई के बीच क्या रिलेशनशिप होगा, क्या करें उसमें। देखो याद रखो, दो वेरिएबल्स के बीच कोरिलेशन जो होता है वो पॉजिटिव कब होता है, +1 कब होता है, जब दो वेरिएबल्स बढ़े इन सेम प्रपोर्शन या दो वेरिएबल्स घटे इन सेम प्रपोर्शन। और -1 कब होता है, जब एक वेरिएबल बढ़े और एक वेरिएबल घटे इन सेम प्रपोर्शन, या एक घटे और दूसरा बढ़े इन सेम प्रपोर्शन। जो मेन वर्ड मैं बोल रहा हूँ +1 -1 के लिए वो क्या है, प्रपोर्शन। एक जिस स्पीड से बढ़ रहा है दूसरा भी उसी स्पीड से बढ़े। बात समझ आ रही है आपको, ये बात समझ आ रही है। अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी उसी रेशियो में बढ़े जिस रेशियो में पहला बढ़ रहा है, तब जाकर के हम बोलते हैं कि देयर इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है, लेट से एग्जांपल लेते हैं हम, ये था 100 तो ये था 1000, ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा और ये भी बढ़ा, बट क्या इनके बढ़ने का जो प्रपोर्शन है वो सेम है, नहीं। ये पहले 10 से बढ़ा तो ये 200 से बढ़ गया, फिर ये दोबारा 10 से बढ़ा बट ये 50 से बढ़ा। तो क्या इस केस में r+1 होगा, नहीं। हम बोलेंगे कि पॉजिटिव रिलेशन है बट परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है। तो परफेक्ट पॉजिटिव कब होता है, जब सेम प्रपोर्शन में बढ़े, सेम प्रपोर्शन में बढ़े। बात समझ आ गई आपको। ये अगर ये 1100 होता, ये 1200 होता, तो हम बोलते हैं सेम प्रपोर्शन में बढ़ रहा है। ये 10 बढ़ रहा है तो ये 100 बढ़ रहा है। बात समझ आ गई। तो अब जाकर के हमारा r जो है वो +1 आता। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि r जो है वो +1 है, तो बताओ x और y के बीच रिलेशनशिप क्या होगा। उल्टी सिचुएशन है यहाँ पर। अभी हम इस सिचुएशन को देख करके बता रहे हैं कि r+1 आएगा, बट अभी हमें r+1 गिवन है और हमें सिचुएशन बतानी है कि x और y के बीच क्या होगी। यहाँ पर बताओ x और y के बीच क्या रिलेशनशिप है। क्या कह रहे, दोनों अच्छा, दोनों नेगेटिव होंगे तो काम नहीं चलेगा क्या। क्वेश्चन दोनों पॉजिटिव है, मैं ये तो पूछ ही नहीं रहा कि इनके बीच क्या रिलेशन है पॉजिटिव। ये तो अगर देखो दोनों घट रहे होते ना, दोनों घट रहे होते, ये मान के चलो ये 90, ये 900, ये 80, ये 800, इसका आंसर भी +1 आएगा, ठीक है ना। इसका आंसर भी +1 ही आएगा, दोनों का सेम रेशियो में घट रहे हैं। आप क्या बोलना चाह रहे हो, आप जो अभी बोल रहे थे घट रहे होंगे, मतलब क्या है उसका, ये वाला घट रहे हो बोल रहे हो क्या। एक्स और वाई के बीच क्या रिलेशनशिप है तो ये पूछ रहा हूँ, तुम क्या बताना चाह रहे हो तो समझ नहीं आया। अरे मुझे एक्स और वाई के टर्म्स में इक्वेशन फॉर्म में बताओ। बताओ वाई निकालने के लिए एक्स के साथ मैं क्या करूं। अच्छा, अगर आप बोलते हो कि सर वाई x × 10 कर दो, तो हर एक जगह अप्लाई होना चाहिए। क्या यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, हाँ या ना, हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं x को × 10 कर दूंगा तो ये आ जाएगा, यहाँ पे × 10 कर दूंगा तो ये आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो अगर ये रिलेशनशिप है यानी y = bx है, तो मेरा परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप आएगा। कोई दिक्कत क्या नहीं है। क्या इसी सिचुएशन में आएगा, कोई और भी सिचुएशन बनाई जा सकती है। बताइए, अगर मैं बोल दूं कि y = 100 + 10x है,
तो मुझे बताइए, अगर मेरे पास x 1100 है, सॉरी 110 है और 120 है, तो y क्या क्या होगा? 10 100 इंटू 10 1000 प्लस 100 1100, फिर 110 इंटू 10 कितना हो गया? 1100 प्लस 100 1200, फिर 120 इंटू 10 1200 प्लस 100 1300, ये हो जाएगा। इस केस में भी r क्या होगा? +1 होगा। बात समझ आ रही है आप लोगों को? क्लियर है? अच्छा आगे सुनो, अगर मेरा ये -100 माइनस 10x कर दूं, क्लियर होगी बात? और x और y लिखूं, ये लिख दिया मैंने 100, ये लिख दिया 110, ये लिख दिया 120, तो बताइए y क्या आएगा? 100 इंटू -10 -1000 -100 -1100, यानी कि जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। अब इस केस में जो आंसर है वो क्या आएगा? -1। एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। आ गई बात समझ? ठीक है ना? यानी कि अगर दोनों का साइन सेम है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आंसर +1 ही आएगा, आंसर -1 भी आ सकता है। बट अगर दोनों का साइन पॉजिटिव है, जो कि इस केस में था, तो आंसर क्या आएगा? +1 ही आएगा। बात समझ आ रही है आप लोगों को? अब क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो b है दैट इज ग्रेटर देन 0, यानी कि a नेगेटिव हो सकता है, यानी कि a नेगेटिव हो सकता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि b स्मॉलर देन 0, अगर b स्मॉलर देन 0 हो गया तो रिलेशनशिप जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, -1 हो जाएगा, +1 नहीं रहेगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ज़्यादा सही है कि a और b दोनों का साइन पॉजिटिव होना चाहिए। आ रही है बात समझ आप लोगों को? हाँ जी, कुछ पल्ले पड़ा? $38 के बाद कौन सा क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था मुझे? 40। देयर इज अ हाई डायरेक्ट एसोसिएशन, एक तो हाई वर्ड लिखा है, फिर डायरेक्ट एसोसिएशन भी लिखा है। डायरेक्ट एसोसिएशन का मतलब क्या है? यानी ये दोनों जो दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। एक है सिगरेट स्मोकिंग एंड दूसरा है बैड लंग्स। तो एक वेरिएबल है सिगरेट स्मोकिंग, जो हाई होगी तो बैड लंग्स भी हाई होगा या लो होगा? हाई होगा, बैड लंग्स भी हाई होगा। यानी कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, और इन दोनों के बीच जो एसोसिएशन है वो बहुत हाई है। द कोरिलेशन क्वेश्चन कंसिस्टेंट विद द अबव स्टेटमेंट इज, तो ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा आर ज़्यादा बेटर है इस सिचुएशन के साथ। किसका आंसर दोगे आप? क्या आंसर दोगे? क्या लिखा है? हाई डायरेक्ट एसोसिएशन। हाई का मतलब क्या है? कि दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से रिलेटेड हैं। परफेक्ट डायरेक्ट एसोसिएशन लिखा होता तो आंसर होता +1। अगर हाई लिखा है तो क्या होगा? +1 के पास होगा। नहीं, अगर लो लिखा होता तो 0 के पास होता। मैंने क्या बोला था कि आंसर जितना 1 के पास होता है उतना ज़्यादा एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और जितना 0 के पास होता है उतना एक दूसरे से कम रिलेटेड होते हैं। और यहाँ पर अगर हाई लिखा है यानी ज़्यादा एक दूसरे से रिलेटेड है दो चीज़, तो आपको देखना है कि प्लस, एक तो आपको माइनस वाला आंसर ढूंढना नहीं है क्योंकि इनके बीच क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है। अगर सिगरेट स्मोकिंग कम होगी तो बैड लंग्स भी कम होंगे, सिगरेट स्मोकिंग बढ़ेगी तो बैड लंग्स भी बढ़ेंगे, तो इनके बीच एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो सी और डी आंसर तो हो ही नहीं सकते, ए या बी हो सकते थे। ए क्या बोलते हैं कि देयर इज़ लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, और बी क्या बोलते हैं? देयर इज़ हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हाई डायरेक्ट एसोसिएशन है, तो आंसर क्या होगा? बी होगा। बात समझ आ गई? 40 का अगला कौन सा है? 55। क्या लिखा है? प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज कंसिडर्ड फॉर। प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन बताओ किसको वो और बोलते हैं? प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को भी बोलते हैं। याद है आपको? कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन भी बोलते हैं। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन पढ़ते हैं अब।
प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज कंसिडर्ड फॉर, यानी काल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम किस लिए कंसिडर करते हैं? फाइंडिंग द नेचर ऑफ कोरिलेशन। नेचर मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्या सिर्फ फिजिकली यूज होता है? नहीं। आप याद रखो आर का नेचर क्या है। आर हमें दो चीज़ें बताता है, एक तो कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव, और दूसरा क्या बताता है? हाई है या लो। आंसर जितना 1 के पास होगा उतना हाई होगा, जितना 1 से दूर होगा उतना लो होगा। आंसर अगर पॉजिटिव होगा तो कोरिलेशन दोनों के बीच में क्या है? पॉजिटिव, एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा घट रहा है। और अगर आंसर नेगेटिव होगा तो आंसर क्या होगा? नेगेटिव कोरिलेशन, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। तो प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन क्या हमें सिर्फ ये बताता है कि नेचर ऑफ कोरिलेशन क्या है, या फिर अमाउंट ऑफ कोरिलेशन भी निकालने में हेल्प करता है? तो आंसर इज बोथ। ये हो गया एक तरीके से अमाउंट, हाई या लो, और ये हो गया नेचर। तो हम क्या बोलेंगे कि बोथ ए एंड बी। अच्छा, आइदर ए एंड बी का क्या मतलब है? कि इन दोनों में से कोई एक चीज़ में हेल्प करता है, बट हमें पता है कि आर हमें बोथ चीज़ में हेल्प करता है, तो हम क्या बोलेंगे? बोथ ए एंड बी। आ गई बात समझ? अगला है 56 देन 62। प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट may be defined as the ratio of the product of standard deviation of two variables and the covariance between them। क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन यानी कि आर जो है काल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशन, उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हमें इसका एक फॉर्मूला पता है। कौन सा पता है वो? कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन यानी कि आर may be defined as ratio of the product of standard deviation of the two variables to the covariance between them। इसकी बात कर रहा है, बट डायरेक्टली नहीं कर रहा, उल्टा बोल रहा है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। द कोवेरियंस बिटवीन द वेरिएबल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेरियंस बिटवीन देम, ये भी गलत है, प्रोडक्ट ऑफ वेरियंस नहीं होता। द कोवेरियंस बिटवीन द वेरिएबल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सही बोल रहा है। बेसिकली ये वाली चीज़ जो है ना, ये एग्जैक्टली सी पॉइंट बोल रहा है। ए पॉइंट और सी पॉइंट में फ़र्क क्या है? ए पॉइंट हमें ये बोल रहा है, क्या ये होता है फॉर्मूला? नहीं। क्या बोल रहा है? ए पॉइंट हमें क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस टू द कोवेरियंस बिटवीन देम, यानी दिस इज टू दिस जो होता है वो आपका आर होता है, बट ये तो फॉर्मूला नहीं होता, तो इसलिए ए ऑप्शन गलत है। बट ये फॉर्मूला होता है, और ये एग्जैक्टली सेम चीज़ सी ऑप्शन बोल रहा है। रेशियो ऑफ कोवेरियंस बिटवीन वेरिएबल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई क्या है? प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ आ गई? अगला क्या है आपका? 62 देन 63। 62 डाउट की पूछा, मैं करा चुका था, दोबारा करा देता हूँ। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.28 एंड कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज 7.6 एंड द वेरियंस ऑफ एक्स इज, वेरियंस ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हुआ? 3। वेरियंस ऑफ एक्स अगर 9 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या होगा? 3। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालना है। आइए जी, फॉर्मूला क्या होता है? आर इज इक्वल टू कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। वाई की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.28, 0.84 आ गया। 7.6 डिवाइड बाय 0.84, आंसर आ गया 9.0476, या फिर बोल सकते हो 9.05 राउंड ऑफ करके। ठीक है जी, समझ आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन है, करा चुका हूँ मैं क्लास में। 63rd, if for two variables x and y the variance of x and variance of y are this respectively। देखो covariance x, y कितना गिवन है? 40। वेरिएंस ऑफ x और वेरिएंस ऑफ y गिवन है, क्या इनको स्क्वायर रूट करके हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकाल सकते हैं? क्या होगा? आपको क्या निकालना है? r निकालना है। तो बताओ r का फॉर्मूला क्या होता है? 40 अपॉन
4 मल्टीप्लाई बाय 16। ये आपको क्या दिया हुआ है, वेरिएंस ऑफ एक्स, और ये आपको क्या दिया हुआ है, वेरिएंस ऑफ वाई, और ये आपको क्या दिया हुआ है, कोवेरिएंस। ठीक है जी, आंसर आ गया 0.625। ये भी मैं क्लास में करा चुका हूँ वैसे तो। ठीक है जी, अगला है 67, 68। तो 64 भी था क्या? नहीं, बट 64 आप लोगों ने कर कैसे लिया? 64 तो आप लोग कर ही नहीं पाओगे जितना मुझे लगता है। 64 हो गया आप लोगों से? तो किसी ने डाउट क्यों नहीं पूछा? If the covariance between two variables is 20 and the variance of one of the variable is 16, मैं मान लेता हूँ कि वेरिएंस ऑफ x दिया हुआ है 16, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना हो गया, 4 हो गया। व्हाट वुड बी द वेरिएंस ऑफ द अदर वेरिएबल? अब ये बोल रहा है कि वेरिएंस ऑफ अदर वेरिएबल क्या होगा। बात समझ आ रही है आप लोगों को? मुझे एक बात बताइए, अगर कोवेरिएंस x, y 20 है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो r होगा वो पॉजिटिव होगा? बताओ जरा, r जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्या बोला जा सकता है? बोलो हाँ या ना। r निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरिएंस x, y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। क्या स्टैंडर्ड डेविएशन कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। तो अगर कोवेरिएंस पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो r भी तो पॉजिटिव ही होगा। क्या r कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। बात समझ आ रही है? मैंने आपको ये बताया भी था कि कोवेरिएंस और r में सिमिलरिटी क्या है, कि ये बता देते हैं कि वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बट कोवेरिएंस ये नहीं बता पाता कि कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं एक एग्जाम दे के आया, मेरे 4600 मार्क्स आए, तो ये मार्क्स कैसे हैं? तो आप लोगों ने क्या बोला कि सर समझ नहीं आ रहा कि अच्छे हैं बुरे हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा कि कितने में से आए हैं। याद आ रही है बात? तो ये 4600 मार्क्स आए हैं, ये अच्छे हैं या बुरे हैं पता नहीं, बस ये पता है कि एक पॉजिटिव स्कोर आया आपका, यही कोवेरिएंस करता है। बट अगर मैं बोलूँ आउट ऑफ 5000 आए हैं तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो बहुत अच्छे नंबर हैं। तो क्या, तो ये r हमें बताता है, क्योंकि r की वैल्यू हमें पता है कि -1 आप +1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, -1 से कम नहीं हो सकती, +1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो हमारा r की जो भी वैल्यू आती है उसको हम इमेजिन कर पाते हैं कि भाई ये अच्छा है या बुरा है। ठीक है, हम सोच पाते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है। बट कोवेरिएंस के साथ ये नहीं होता। बट इनके बीच सिमिलरिटी क्या होती है कि अगर कोवेरिएंस पॉजिटिव है तो r भी पॉजिटिव होगा, कोवेरिएंस 0 है तो r भी 0 होगा, कोवेरिएंस नेगेटिव है तो r भी नेगेटिव होगा। इतनी बात समझ आ गई आपको इस क्वेश्चन की? अब ये बोल रहे हैं कि जो वेरिएंस ऑफ अदर वेरिएबल यानी कि वेरिएंस ऑफ y है वो क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो समझो, क्या मेरा इस क्वेश्चन के अंदर r +1 हो सकता है? चांसेस हैं, हो सकता है, कोई मना तो नहीं कर रहा, हो सकता है। क्या मेरा r 0.5 पॉजिटिव हो सकता है? हो सकता है। क्या मेरा r 0 हो सकता है? इसके चांसेस नहीं लगते मुझे, क्योंकि r 0 तब होता अगर मेरा कोवेरिएंस भी 0 होता। ठीक है ना, बात समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है ना, मेरा r क्या छोटे से छोटा, इससे छोटा भी हो सकता है, 0.001 भी हो सकता है, बट मैं अभी 0.01 ले रहा हूँ। क्या ये हो सकता है? हो सकता है। ये मेरी सारी r की पॉसिबल वैल्यूज़ मैंने रैंडम बेसिस पे लिख ली हैं कि ये वैल्यूज़ मेरा r ले सकता है। हाईएस्ट ले सकता है +1 और लोवेस्ट ले सकता है 0 से कोई भी बड़ी पॉजिटिव वैल्यू, 0 से बड़ी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है ना, क्योंकि कोवेरिएंस x, y एग्जिस्ट करता है एक पॉजिटिव नंबर, तो उनके बीच जो कोवेरिएंस है वो भी कोई ना कोई एक पॉजिटिव नंबर, इनके बीच जो r है वो भी कोई ना कोई एक पॉजिटिव नंबर होगा। इतनी बात समझ आ रही है आप लोगों को? अब आगे बढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पर। इन तीनों ही सिचुएशंस में मुझे बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या आ रहा है। अगर मैं r1 लेता हूँ तो कोवेरिएंस 20 गिवन है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है और एक स्टैंडर्ड डेविएशन हमको पता नहीं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना आ गया? 5। तो वेरिएंस कितना होगा? 25। बट ये मेरा आंसर है क्या? नहीं, क्योंकि मुझे ये थोड़ी ना पता है कि भाई r की एग्जैक्ट वैल्यू 1 है। ये तो मैंने एक लिया है कि ये वैल्यू हो सकती है। r की और क्या वैल्यू हो सकती थी? 0.5 मैंने लिया, 0.5 ले ली। 20/4y, ये कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू 10, यानी y स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100। मुझे क्या समझ आया कि मैं r की वैल्यू जितनी छोटी लूँगा उतना ही वेरिएंस ऑफ y बड़ा आ रहा है। आई बात समझ?
एक 0.1 लेकर के देख लो, 20/4y हो जाएगा। तो y कितना आ जाएगा बताइए, 20/0.4 यानी कि 50। तो वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2500। बात समझ आ रही है? यानी वाई स्क्वायर यानी कि वेरिएंस ऑफ वाई सबसे छोटा कितना हो सकता है और सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है, 2500 से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर मैं 0.01 ले लूँगा तो 2500 से भी ज़्यादा हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा फिर ये। बट बात सब आपको समझ आ रही है? तो मुझे क्या पता है कि मेरा जो वेरिएंस ऑफ वाई है वो क्या होगा, मोर देन 25 भी हो सकता है, बट 25 से ज़्यादा ही होगा, 25 से कम नहीं हो सकता बट किसी भी सिचुएशन में। बात समझ आ रही है आप लोगों को? ये कैसे होगा, हो ही नहीं सकता ना। देखो मुझे एक बात बताओ, आर की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, और जब मैंने आर की मैक्सिमम वैल्यू ली तब वाई स्क्वायर 25 आ रहा है, और इसके बाद जैसे जैसे वैल्यूज़ में कम कर रहा हूँ मेरा वाई स्क्वायर बढ़ रहा है, तो मेरा 25 से कम तो आ ही नहीं सकता ना आंसर किसी भी केस में। लाकर दिखा दो अगर आ सकता है तो। 25 से कम आंसर तभी आएगा जब ये वैल्यू ऑफ 1 से बड़ी लोगे, और आर 1 से बड़ा होता नहीं है। आगे बात समझ? तो हम किस ऑप्शन को टिक करेंगे, डी ऑप्शन को। क्लियर हो गई बात? ठीक है ना। अच्छा इसके बाद 67 68 आपने बोला था ना। The following data relate to the test scores obtained by 8 salesmen in an aptitude test and their daily sales in 1000 rupees। तो ये कुछ डेटा गिवन है कि भाई एक सेल्समैन का टेस्ट लिया गया, उसका स्कोर ये आया और वो इतनी सेल करता है, ठीक है ना। जैसे सेल्समैन हर सेल्समैन सेल्स करता होगा। अब हमने देखा, कंपनी ने देखा कि भाई क्या सेल्समैन की सेल्स और इसका दिमाग के बीच में कोई रिलेशनशिप है, यानी कि ऐसा होता है कि अगर दिमाग तेज़ है तो सेल भी ज़्यादा कर रहा है। ये कंपनी के पीछे एक वो रहा होगा, कंपनी की इंटेंशन रही होगी जानने की। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने एक टेस्ट लिया और उनके स्कोर्स देख लिए और देखा कि भाई इन सेल्समैन ने जो सेल्स करी हैं पिछले महीने वो इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ ये हैं, 31,000, 28,000, 26,000। तो कंपनी देखना चाह रही है कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच कोई रिलेशनशिप है। बात समझ आ रही है आपको कि कोई रिलेशनशिप है, यानी ऐसा है कि कोई जिस बंदे का दिमाग तेज़ है वो सेल्स भी अच्छी कर रहा है, या फिर ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो सेल्स में मेनली डिपेंड दिमाग पे नहीं होता, मेन डिपेंड होता है आपके स्पीकिंग स्किल्स पर कि आप बोलते कितना अच्छा हो। जितना आप अच्छा बोल पाओगे उतनी आप सेल्स कर पाओगे। बट ऐसा नहीं कि एक बुद्धू बंदा भी ये काम कर पाए, यानी कहीं ना कहीं दिमाग भी चाहिए, कहीं ना कहीं दिमाग भी चाहिए। तो दिमाग और सेल्स में बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा रिलेशन तो नहीं होता, बट थोड़ा बहुत तो होता है, ठीक है ना। क्योंकि सेल्स का मेन फ़र्क पड़ता है आपके टॉकिंग स्किल्स से। एक बंदा जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है बट उसको ठीक से बात करना नहीं आता, वो ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपनी चीज़ों को, क्या वो सेल्स कर पाएगा? नहीं, ठीक है ना। और एक बंदा जिसको बोलना बहुत अच्छा आता है बट दिमाग नहीं है, वो सेल्स कर पाएगा बट उतनी अच्छी नहीं कर पाएगा। बट सबसे अच्छी सेल्स कौन कर पाएगा? जिसको बोलना भी अच्छा है तो दिमाग भी है, यानी दिमाग चाहिए बट बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। चलिए, अब जैसे आप कहीं गए हो, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो हम बस में ट्रैवल करते थे घर वालों के साथ। अब गाड़ियाँ तो थी नहीं हमारे पास घर में, ठीक है ना। हमारी जनरेशन में हर किसी पर गाड़ी नहीं होती थी, तो हम बसेस में जाते थे अपनी नानी के घर, अम्मा के घर, जहाँ पे भी जाना है। तो वहाँ पर है ना, हम देखते थे कि बस में ना कोई वो आ जाता था अपना सामान बेचने। कोई दवाई बेच रहा है, कोई मरहम बेच रहा है कि ले वो लगाओ और उसको ठीक हो जाएगा, जॉइंट का दर्द, पेट का दर्द, पता नहीं क्या क्या। तो उनकी वो उनमें अकल होती नहीं थी, जितनी पढ़े लिखे होते नहीं थे, बट उनकी स्पीकिंग टॉकिंग स्किल्स अच्छी होती थी, तो सेल कर लेते थे वो लोग। चलो अब खैर हमें निकालना है इस केस में कि इनके बीच क्या रिलेशनशिप है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। हम रैंक असाइन करेंगे। हम देखेंगे कि भाई जिस सेल्समैन का स्कोर सबसे ज़्यादा है उसको रैंक 1 देंगे, जिसका सबसे कम है उसे आखिरी रैंक देंगे, और जिसकी सेल सबसे ज़्यादा उसको रैंक 1 देंगे, जिसकी सेल सबसे कम है उसे रैंक कम देंगे। तो फर्स्ट रैंक किसको दी जाए? इसको। सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, देखो थर्ड इसको भी मिल रही है, इसको भी मिल रही है, तो 3 और 4, तो ये 3.5 हो जाएगी, 3.5 हो जाएगी। 3 4 के बाद 5, फिफ्थ रैंक किसको दूंगा? इसको। सिक्स्थ रैंक किसको दूंगा? 7th और 8th। इसी तरीके से यहाँ पे रैंक बताओ, हाईएस्ट सेल्स किसने करी हैं? 35 1, फिर
2 फिर 33 फिर 28 ये भी है और 28 ये भी है, तो 4 और 5, तो हम क्या करेंगे 4.5 और 4.5 दे देंगे। 5 तक हो गई 6th रैंक, 7th और 8th। ठीक है, तो रैंक्स लिख लेते हैं हम यहाँ पे जल्दी से। 5, 7, 3.5, 6, 3.5, 2, 1, 8, ऐसे 2, 4.5, 6, 7.5, 3, 1, 4.5 और 7.5। रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1। तो इसके अंदर d क्या होता था? डिफरेंस इन रैंक। 5 - 2 3, 7 - 4.5 -2.5, 3.5 - 6 -2.5 -1.5 0.5 1 -3.5 और 0.5। अब डी स्क्वायर 9 फिर 625 फिर 6.25 फिर 2.25 फिर 0.25 फिर 1 फिर बताइए 35 का स्क्वायर क्या होता है? 12.25 एंड 0.25। ऐड करो इन सबको। 0.5 प्लस 37.5। बताइए जी क्या आंसर आएगा? (63 × 8 504। मेरा आंसर आ रहा है 0.5535। क्या आपका भी यही आंसर आ रहा है? एक बार देखो उसमें कोई गलती तो नहीं करी हम लोगों ने, फटाफट देख के बताओ। आंसर इसका 0.5535 ही आ रहा है। ऑप्शंस गलत है मतलब। एक बार चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो। क्वेश्चन में रैंक्स हमने सही दिए हैं और डिफरेंस इन रैंक सही लिया है, इनका स्क्वायर सही लिया है। अगर सही लिया है तो फिर क्वेश्चन के ऑप्शन में गलत है। हाँ हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, बस चेक कर लेना फिर भी उसको एक बार, ठीक है। 67 के बाद 68। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज 20 फॉर 20 टर्म इज 0.4।
ये क्वेश्चन मत करो, ये एग्जाम क्वेश्चन है नहीं। बट समझा देता हूँ क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर 20 आइटम इज 0.4 and their arithmetic means and standard deviations of x and y are known to be. Standard deviation and arithmetic means of x and y are known to be 12, 15, 3 and 4. Later on it was found that a pair 20,15 was wrongly taken as 15,20. बाद में हमें रियलाइज हुआ कि एक पेयर था, एक्स और वाई का एक पेयर था जो कि था 20,15, बट हमने उसे कंसिडर क्या कर लिया 15,20। फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आपको करेक्ट आर निकालना है। ये जो क्वेश्चन है ना उसका सोल्यूशन 2 पेज का है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ये 1 नंबर के लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला कि ये एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। बट अगर आप फिर भी चाहते हो कि सर ये कैसे होता है तो इसको मैं बाद में करा दूंगा, क्लास के बाद में करा दूंगा। अभी मेरा मन नहीं कर रहा है, बहुत लंबा है कराने का, इसके चक्कर में ना बाकी डाउट्स नहीं हो पाएंगे टाइम पर। अच्छा, आपको करेक्टिंग इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन याद है? हम लोगों ने किया था मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर, जिसके अंदर वो भी बहुत लंबा था। नहीं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन चैप्टर के अंदर ही हमने सीखा था कि अगर कोई आइटम्स गलत हो जाए तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। याद है? करा था हमने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस थे, एक मैंने क्लास में करा था, एक मैंने बोला था खुद कर लेना। उसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता था उसका, जिसमें हम करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर भी निकालते थे। याद है आपको? मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर है, क्वेश्चन करा हुआ है, क्लास में देख लेना एक बार वीडियोस दोबारा से। तो वो वाली टेक्निक तो होती ही होती है इसमें यूज़, उसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए बहुत लंबा हो जाता है यार। वही अपने आप में बहुत लंबा था करेक्टिंग इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन वाला, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये। एग्ज़ाम में कभी नहीं आएगा ये क्वेश्चन। ये अगर क्वेश्चन कभी आया ना एग्ज़ाम में तो ये तब आएगा जब सी फाउंडेशन में 10 नंबर के क्वेश्चन या 8 नंबर के क्वेश्चन भी आने लगेंगे, जो कि अभी नहीं आते। अगला है आपका 71, देन 80 से लेकर 85। सेवेंटी 71 क्वेश्चन तुम लोग मुझसे डाउट पूछ क्यों रहे हो? ये तो मैं करा चुका हूँ। आपको मैं बता दूं क्या कैसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ। ओके, मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला फॉर्मूला आपको दिख रहा है? इस फॉर्मूले में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है ना, आपको सारी की सारी इस क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन देखो, ये रहा सेम क्वेश्चन, ठीक है ना। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल ये आपने किया नहीं था क्या? तो यही तो क्वेश्चन है वो 67। ये देखो ये क्या हुआ यहाँ पर, एक क्वेश्चन अपनी वैल्यूज चेक कर लो, आपने कोई गलत डाली होगी यहाँ पर, ठीक है। अब 80 से लेकर के 85 तक मैं सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। For a group of 8 students, the sum of square of differences in rank, the sum of square of differences in rank for math and stats mark was found to be 50. What is the value of rank correlation coefficient? आपको R निकालना है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। R का फॉर्मूला होता है 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1। और आपको हर एक चीज़ के क्वेश्चन में जो भी है गिवन है, समेशन डी स्क्वायर 50 गिवन है और n जो है वो 8 गिवन है। 64 - 1 63 हो गया। कर लोगे ना आप? तो आपका आंसर आ जाएगा।
0.4047. If the sum of square of differences of rank given by two judges A and S of each student is 21, ये भी कर लोगे फिर तो. Find the value of rank correlation coefficient. Same question है. If the rank correlation coefficient between marks in management and mathematics for a group of student is 0.6 and the sum of square of differences in rank is 66, find number of student in the group. ये भी कर लोगे अब तो. For a number of towns, the coefficient of rank correlation between the people living below the poverty line and increase in population is 0.50. If the sum of square of differences in rank awarded to these factors is 82.5, find the number of towns. ये भी कर लोगे आप. n निकालना है आपको बेसिकली. ठीक है जी. तो ये क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन थे. अब 84th क्वेश्चन एक बार देख लो. While computing rank correlation coefficient between profit and investment for the last 6 years of a company, the difference in rank for a year was taken 3 instead of 4. What is rectified rank correlation if it is known that the original value of rank correlation coefficient was 0.4. बताओ जी, क्वेश्चन समझ आया कुछ? बताओ. अरे मेरा फोन साइलेंट पे कैसे होगा? देखो आपको R जो है ना उसकी वैल्यू 0.4 गिवन है. While computing rank correlation coefficient between profit and investment for last 6 years. अब देखो अगर 6 सालों का प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है तो n कितना हो गया? 6. हमें पहले साल का क्या गिवन होगा? इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट. फिर दूसरे साल का इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट. तो 6 सालों का गिवन है तो n कितना हो गया? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हो गई? 6. अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि n 6 है, r 0.4 है. बट ये जो r है ये गलत है. क्यों? क्योंकि हुआ क्या, जो डिफरेंस इन रैंक है हुआ क्या होगा? देखो एक प्रॉफिट होगा, एक आपका वेरिएबल, और एक इन्वेस्टमेंट होगा. ये दो वेरिएबल्स होंगे तो आप क्या करते होगे? आपने यहाँ पे प्रॉफिट लिखा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखा, फिर यहाँ पे प्रॉफिट लिखा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखा. ठीक है ना? इस तरीके से आपने बहुत सारे प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट लिखे. अब फिर क्या किया? इनका डिफरेंस लिया होगा. तो प्रॉफिट कितना था, इन्वेस्टमेंट कितना था हर साल का, ये तो हमें नहीं पता. बट हमें ये पता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. हमें 6 सालों का प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट गिवन है और इनका जो आ रहा है वो भी गिवन है. और ये भी गिवन है कि डिफरेंस इन रैंक वॉज टेकन 3 इंस्टेड ऑफ 4. हुआ क्या होगा कि किसी एक साल का जो डिफरेंस इन रैंक है वो 4 था बट आपने गलती से 3 ले लिया होगा. बात समझ आई आपको? जो डिफरेंस इन रैंक है वो किसी पर्टिकुलर ईयर का डिफरेंस इन रैंक प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट का जो डिफरेंस था वो 4 था बट आपने 3 ले लिया होगा. ये कह रहा है क्वेश्चन. द डिफरेंस इन रैंक फॉर अ ईयर वॉज टेकन ऑफ 3 इंस्टेड ऑफ 4. 4 था करेक्ट और आपने क्या ले लिया? 3 ले लिया. और फिर आपने जब रैंक कोरिलेशन निकाला तो आपका R जो है वो 0.4 आया. अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर इस मिस्टेक को ठीक किया जाए तो बताओ करेक्ट R क्या होगा? बात समझ आ रही है आप लोगों को? हाँ या ना? आपको ये निकालना है. बताओ कैसे करोगे? सुनो, R का फॉर्मूला होता क्या है? 6 समेशन d स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1. तो 35 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 210 मल्टीप्लाई बाय 0.4 इज 84. 84 इज इक्वल टू 6 समेशन d स्क्वायर. तो बताओ समेशन d स्क्वायर कितना आ जाएगा? 14. बोलो है ना? समेशन डी स्क्वायर होगा क्या? ये वाली फिगर
ये वाली फिगर में हमने इधर एक 9 लिया होगा, अगर ये एक डिफरेंस इन रैंक हमने 3 लेकर के ये आंसर निकाला है R, तो डी स्क्वायर क्या लिया होगा, 9 लिया होगा। बात समझ आ गई। और ये 9 को कंसिडर करके आपको ये समेशन डी स्क्वायर यहाँ पे 14 आ रहा है। अब मैं बोलता हूँ कि भाई ये करेक्ट निकालो, करेक्ट समेशन डी स्क्वायर निकालो, तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ से 9 हटाओ और 16 ऐड करो, यही बोलोगे। तो करेक्ट समेशन डी स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, मुझे करेक्ट समेशन डी स्क्वायर निकालना था, तो मैंने 14 में जो रॉन्ग डी स्क्वायर था उसको माइनस किया और जो करेक्ट डी स्क्वायर था उसको ऐड करा। अब करेक्ट रैंक कोरिलेशन निकाल लो। आर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। पॉइंट क्या आंसर आ रहा है, ये मेरा तो आंसर चेंज ही नहीं हो रहा, ये ऐसा कैसे हो सकता है। आंसर दोबारा 0.4 आ रहा है, आप लोग का भी आ रहा है क्या? बट इसका आंसर तो चेंज होता था, ऑप्शन में भी नहीं है इसलिए। ओह, दोबारा देखना पड़ेगा, कुछ तो गलत निकाल दिया है। क्या गलत किया यार, देखो एक बार बताओ मुझको। यहाँ क्या गलत किया है, अरे कुछ तो गलत किया है यार, इसका आंसर हर बार तो आता था। नाइन 16 इतनी बार ये क्वेश्चन किया होगा मैंने कम से कम 50 बार। पहली बार ऐसा हुआ है कि इसका आंसर नहीं आ रहा। मैं तो ये सोच के कंफ्यूज हो क्यों नहीं आ रहा। देखो यार, तुम ही लोग देखो, आज मेरा दिमाग थोड़ा कम ही काम कर रहा है, नींद की वजह से थोड़ा। रात में नींद ना आए बड़ी दिक्कत होती है, मतलब। अरे यार
शिट, कितनी बड़ी गलती करी है। तुम लोगों को इतनी सी दिक्कत नहीं दिख रही थी भाई? वाह, फॉर्मूला नहीं दिख रहा तुम लोगों को? बताओ जरा। 6/210 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4। तो 210 मल्टीप्लाई बाय 0.6, 126/6। तो समेशन डी स्क्वायर जो है ना, ये 21 आ रहा है। अब पहले 14 आ रहा था ना, तो 21 माइनस 9 प्लस 16। तो 21 माइनस 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 28। 168। .2 is your correct answer। आ गया? $85 करें? अच्छा, 85 तो खुद करके मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। मैं तुम लोगों का आंसर का वेट करूँगा। हाँ, तभी तो बोल रहा हूँ, करके दिखाओ, जल्दी से करो। मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारे आंसर्स का। आ गया आंसर?
यार तुम लोगों ने कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा दिया, कंसिडरिंग लास्ट क्वेश्चन ऐसे ही था। क्या आ रहा है? ठीक है, मैच कर रहा है आंसर, सही है। आपके पास वैसे पीडीएफ है, सोल्यूशन पीडीएफ, उसमें देख लेना इसका आंसर क्या है, ठीक है ना। मुझे एग्जैक्ट अभी पता नहीं इसका आंसर क्या है, बट अगर मैच कर रहा है तो सही होगा। आगे बढ़े। वन 114 115 8990 90 तो मैं बता चुका हूँ। द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन फॉर पी पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 1/√3। इफ द नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन वाज फाउंड टू बी 6 देन द वैल्यू ऑफ पी इज। तो आपको पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। आर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? रूट ऑफ मॉड 2c माइनस n अपॉन n, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट कह रहा हूँ, मॉड ऑफ दिस, ये होता है लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पे c आपको गिवन है कितना 6, n गिवन है कितना पता है? n कितना गिवन है? द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन फॉर p पेयर्स, n कितना गिवन है? p, समझा क्या? अच्छा, इसके अंदर जो n होता है वो एक्चुअल में होता क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1, यानी अगर n आपका p है तो यहाँ पर वो p -1 हो जाएगा। बट मैंने क्या बोला कि अभी p -1 ना लेकर के इसे p ले लो। क्या करना आप लोग, बाद में उसमें +1 कर देना, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आप p -1 ना लेकर के p लेते हो और आंसर में +1 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है? p की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। आपको p की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे आता क्या है? p -1 आता है। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे अभी p लिख लो, बाद में उसमें +1 कर देना तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया देखो, वैल्यूज पुट कर दी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, p की वैल्यू निकाल ली जो क्या ही 9। तो आपका जो n-1 है बेसिकली वो 9 आ रहा है, यानी आपका p -1 जो है वो 9 आ रहा है। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10।
हाँ जी, आगे बढ़े। 9 ये वाला क्वेश्चन भी नहीं आया था। फॉर 10 हो गया, ये हो गया, ठीक है। एक बार ट्राई कर लेना श्रुति, आप भी। आपको यहाँ पे आर की वैल्यू निकालनी है। आपको सी दिया हुआ है और आपको 10 पेयर्स दिया, तो एन आपका 9 हो जाएगा। एन आपका 9 हो जाएगा। इसके अलावा कौन से क्वेश्चन थे जो आपके डाउट्स थे? 114, 115। The equations y equal to a plus bx and x is equal to a plus by are based on the method of लीस्ट स्क्वायर भी बोलते हैं इसको। ये क्वेश्चन आप अभी यहाँ पे काट सकते हो क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, एक चैप्टर है आप लोगों के सिलेबस में जो हुआ करता था पहले, टाइम सीरीज एनालिसिस, जो दो अटेम्प्ट से पहले वाले अटेम्प्ट में था, यानी लास्ट अटेम्प्ट में नहीं था, लास्ट अटेम्प्ट में नहीं था, और अब जो अटेम्प्ट आने वाला है इसमें भी नहीं है। चैप्टर का नाम क्या है? टाइम सीरीज एनालिसिस। उस चैप्टर के अंदर एक मेथड होता था, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, और वो भी यही सेम चीज़ निकालता था, रिग्रेशन। उस चैप्टर के अंदर भी हम रिग्रेशन टेक्निक का यूज़ करके आंसर निकालते थे, यानी एक वैल्यू गिवन होती थी और दूसरी वैल्यू हमको निकालनी होती थी। तो इसलिए इस मेथड को मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर भी बोला जाता है। आगे नहीं आपको नहीं पता होगा। 115 भी यही सेम आंसर है। 112, द रिग्रेशन लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ आर इज इक्वल टू। ये भी मैंने आप लोगों को कराया नहीं है, ये अभी आप लोगों को मैंने कराया नहीं है। द एंगल्स बिटवीन द रिग्रेशन लाइन डिपेंड अपॉन, ये भी मैंने अभी आपको कराया नहीं है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, बोथ नन, और द रिग्रेशन लाइन्स आर आइडेंटिकल इफ आर इज इक्वल टू, ये भी मैंने आपको कराया नहीं है। अब ये ना लाइन्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है रिग्रेशन पर और कोरिलेशन पे, मुझे आपको कराना है। 102, द एरर्स इन केस ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन आर पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो एंड ऑल ऑफ दीज। ये भी मैंने अभी आपको कराया नहीं। ये बेसिकली कुछ थ्योरी क्वेश्चंस हैं जो मुझे आप लोगों को बताने हैं अभी। बेसिकली क्वेश्चंस कराते कराते ही बताता हूँ ये मैं, क्वेश्चंस करे नहीं तो बताए भी नहीं। द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू इन रिग्रेशन एनालिसिस इज नोन एज, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस चैप्टर के बेसिकली थ्योरी क्वेश्चंस है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर लाइज बिटवीन द रिग्रेशन कोएफिशिएंट BYX एंड BXY। तो वैसे तो बहुत इजी है इसका आंसर, ध्यान से सुनना। आर क्या होता है? यानी आर क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज टू नंबर्स। अब जितने भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी थी, जिसमें से एक ज्योमेट्रिक मीन भी था, तो इनकी क्या टेंडेंसी होती थी कि आपका जो भी डेटा है उसके बीच में कहीं ना कहीं लाई करने की। तो अगर आपके पास ये एक डेटा है, ये एक डेटा है, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो इनके बीच कहीं लाई करेगा, है ना। तो वही चीज़ ये क्वेश्चन बोलने की कोशिश कर रहा है। तो हमें पता है क्योंकि आर जो होता है ज्योमेट्रिक मीन होता है बाकी दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन होता है तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी? इन दोनों के बीच में लाई करने की। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। इस चैप्टर के अंदर ये जो कुछ बहुत सारे ना आपको थ्योरी क्वेश्चंस दिखेंगे।
ये जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों को मैंने क्लास में करवाई नहीं है, और उसका रीज़न है कि ये एग्जाम में आते भी नहीं है, ठीक है ना। जैसे आपको ये वाला क्वेश्चन देखा, द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू देयर इन केस ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन आर। इस चैप्टर से बेसिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आते हैं, क्योंकि देखो स्टैटिस्टिक्स में थ्योरी क्वेश्चंस के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ है। आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किया, उसमें से थ्योरी आता है प्रॉपर्टी बेस्ड। आपने मेजर ऑफ डिस्पर्जन किया, उसमें से थ्योरी आता है। आपने पहला चैप्टर किया स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, उससे थ्योरी आता है। और ये 3 चैप्टर ही मोर देन 50% वेटेज कैरी करते हैं। तो अभी जो कुछ चैप्टर है ना, ये इससे थ्योरी पार्ट ना आकर के प्रैक्टिकल आता है, जैसे कि कोरिलेशन रिग्रेशन से प्रैक्टिकल आता है। इसमें अगर थ्योरी क्वेश्चन आएंगे तो प्रॉपर्टी बेस्ड आएंगे वो बेसिकली, वरना प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। और आपका एक प्रोबेबिलिटी चैप्टर हो गया, उसमें प्रॉपर्टी बेस्ड या प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, उसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन एज सच नहीं आते। और आपका थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर हो गया, उसके अंदर थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों मिक्स होकर के आता है, तो उसमें तो मुझे थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों ही आप लोगों को कराना पड़ेगा। तो कि ये चैप्टर जो है इसमें थ्योरी का इतना रेलेवेंस है नहीं एग्जाम पर्पज से, तो इसलिए इसकी थ्योरी में इंपॉर्टेंट मानता नहीं, और मैं क्लास में ज़्यादा इस पर फोकस भी नहीं करता, किसी भी बैच में नहीं करता बेसिकली, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कि इसी बैच में नहीं कर रहा, ये थ्योरी पर मैंने आज तक किसी बैच में ज़्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि कभी आती नहीं है। तो ये जो थ्योरी क्वेश्चन हैं इसलिए डाल रखे हैं क्योंकि ये सी इंस्टीट्यूट की बुक में है, तो मैं सोचा डाल देता हूँ। बट ये नहीं भी करोगे तो आप लोगों का काम चल जाएगा, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ना सारे। हाँ, मैं आपको ये ज़रूर बता दूंगा, ये वाला जो पार्ट है कि जो 2 रिग्रेशन लाइंस होती है वो आइडेंटिकल कब होती हैं, कोइंसाइड कब करती हैं, और परपेंडिकुलर कब होती हैं, ये वाला पार्ट मैं आपको बता दूंगा। बट ये वाला जो पार्ट है ये आप छोड़ दो, इसको करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो आपको 103 104 तो पता ही होंगे। बाकी क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे। और कौन से क्वेश्चंस थे? एक 114 115 हो गया, 20 24 25 और अब 117 भी बोल रहे हो। The regression line y on x is derived by minimization of vertical distance in the scatter diagram, the minimization of horizontal distance in the scatter diagram, both a and b, a और b। अगेन वही थ्योरी क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराया नहीं है, और इसको नहीं भी करो चल जाएगा। और अगर आपको थ्योरी क्वेश्चंस करने हैं ना, तो इसका सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं, इनको आप है ना जो पीडीएफ सोल्यूशन पीडीएफ है ना, उसमें से राइट ऑप्शन देखो और उसको मार्क करो, और यहीं से कर लो कि भाई अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसका ये आंसर है। बेसिकली इनको रट लो, 2 4 4 5 9 10 क्वेश्चन होंगे ऐसे, अगर करने हैं तो रट लो, अगर छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ये सारे वही क्वेश्चन हैं। 119 तो कर लोगे खैर आप लोग, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है वो तो। कौन से क्वेश्चन रह गए अब? हो गए? चलो फिर। और इसको चैप्टर में कोई और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में डाउट हो ना तो पूछ लेना मुझसे, बाद में बाकी बच्चों ने किया नहीं जो कर लेंगे वो पूछ लेना। और जो थ्योरी क्वेश्चंस है ना, ये वाले जो अभी मैंने डिस्कस करे, इनका बेस्ट तरीका ये है कि इनको सोल्यूशन पीडीएफ से इनका देखो राइट ऑप्शन कौन सा है, और अगर आपको करना ही है 100% कवरेज की कुछ छोड़ के नहीं जाना, तो इन क्वेश्चंस को मार्क कर लो और रट लो कि भाई इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कम है, क्योंकि इनके पीछे अगर मैं आपको ये समझाने चलूँगा ना कि ये पूरे कॉन्सेप्ट बने कैसे हैं, तो इसमें 2 लेक्चर्स लग जाएंगे, और 2 लेक्चर्स पढ़ के आपको लगेगा सर इतना बड़ा चैप्टर हो गया और वो आएगा नहीं, तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। इसलिए मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं लग रहा, तो छोड़ दिया मैंने। चलो आज का अपना जो लेक्चर है ये वाला यहीं तक रखते हैं, और नया चैप्टर शुरू करने का कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है।